अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? सर्दी बहुत हो गई है मैम। सर्दी जी घर बैठे क्या सर्दी लग रही है? जी घर बैठे हुए अभी तो घर बैठ के पढ़ना है, क्या सर्दी? बस घर बैठे सर्दी लगती है, बाहर धूप बहुत निकलती है। मैम एक बारी बाहर तो निकलो। फोर पॉइंट टू आपने कर ली होगी। उसमें हमने पढ़ा था लीनियर कम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट। इसी से आगे है कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है। लीनियर कम्बिनेशन की ही एक टाइप है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कौन सा होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कि अगर हमारे पास S एक सेट है वेक्टर्स का, वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट है S, इसमें सारे वेक्टर्स हैं, कितने हैं? R वेक्टर्स हैं, is a non-empty set of vectors such that the equation कौन सी गिवन है हमें? A1 K1 V1 plus K2 V2 plus so on KR VR equals to 0। पहले वाले से काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। काम में हमने क्या करना है, जब भी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या लीनियरली डिपेंडेंट हो, दोनों के लिए काम ये करना है कि जो हम लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले हमारे पास वेक्टर होता था कोई, यहाँ पर क्या है कि जीरो के इक्वल इसको पुट कर देंगे। काम आपने अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट का करना हो या लीनियरली डिपेंडेंट का करना, दोनों सूत्रों में जो हम लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन लिखी, उसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया। सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर हमारे पास क्या हो कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं K1 K2 अप टिल KR, उन सब की वैल्यू जीरो के इक्वल आए। ठीक है, अगर सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो फिर ऐसा सेट S जो वेक्टर्स R वेक्टर्स का सेट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एंड द वेक्टर्स v1 v2 up till vr are said to be linearly independent vectors। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन को, लीनियर कम्बिनेशन हमने लिखी, उसको जीरो के बराबर पुट किया। ठीक है, अगर हमारे पास सारे ही कांस्टेंट्स की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो फिर ऐसा सेट S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। और जो वेक्टर्स है हमारे पास R वेक्टर्स, वो क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखना है या लीनियरली डिपेंडेंट लिखना है, दोनों सूत्रों में आपने लीनियर कम्बिनेशन को जीरो के बराबर पुट करना है। ठीक है, दोनों सूत्रों में लीनियर कम्बिनेशन लिखी, उसको जीरो के बराबर पुट किया। अगर ऐसा होता है कि एटलीस्ट वन के एक जो हमारे पास कांस्टेंट है उनमें से कम एक के ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, अगर सारे जीरो हैं तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है।
अगर कम से कम एक के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फिर ऐसा सेट क्या कहलाता है? लीनियरली डिपेंडेंट सेट, एंड द वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने जो पहले सारा काम किया लीनियर कॉम्बिनेशन का, लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिखनी है, उसको 0 के बराबर पुट करना है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सारे ही कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ जाएगा। अगर किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो फिर हमारे पास सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल है शो दैट द सेट। अभी हमारा ना 4.2 का एक टॉपिक रह गया, मुझे याद कराइएगा, वो हमने करना है। शो दैट द सेट 1 3 2 5 is linearly independent but the set 1 3 2 6 is linearly dependent in R square। ठीक है, R square की बात हो रही है। सारे जो हमारे पास वेक्टर गिवन है वो 2 कंपोनेंट के साथ ही है। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी है इन वेक्टर्स की। पहले वाले का हम लिख रहे हैं ए और साथ में लिखा 1 3 प्लस बी लिखा 2 5 लिखा। आपकी मर्जी है, यहाँ पर K1 K2 लिख लें, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ए कांस्टेंट लिखा, उसके साथ 1 3 लिखा, प्लस बी कांस्टेंट लिखा, उसके साथ 2 5 लिखा, इक्वल्स टू 0। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करना है उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आया a और 3a और यहाँ से आया 2b और 5b इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर्स हैं, जमा हो रहे हैं, इन्हें जमा करेंगे। x के कंपोनेंट में x को a प्लस 2b और यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 0 0। क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल था, आप इसको 0 0 भी लिख सकते हैं, इस 0 वेक्टर को 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि a प्लस 2b भी 0 के इक्वल है और 3a प्लस 5b के भी 0 के इक्वल है। दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, दो ही हमारे पास अननोन है, आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप एक इक्वेशन में से ए की वैल्यू फाइंड करें। ए की वैल्यू आएगी -2b। -2b को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लिख लें तो क्या आ रहा है हमारे पास कि b की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। अगर b 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि a भी 0 के बराबर आएगा। दो कांस्टेंट थे, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है, therefore vectors are linearly independent and the given set ये भी हमारे पास क्या है, linearly independent। नेक्स्ट एक और हमें सेट गिवन है वेक्टर्स का, इसको चेक करेंगे। ए लिखा, 1 3 लिखा, प्लस बी लिखा, 2 6 लिखा इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर्स ने इन्हें जमा किया, हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर अब आके 1 मिनट के लिए रुक जाएं। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों इक्वेशंस सेम हैं, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास क्या आया, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। जब दो इक्वेशंस हमारे पास सेम हो गई, ठीक है, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू -2b फाइंड कर लेते हैं, इसको अब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर लिखें। ठीक है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है चूंकि सेम है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन से अगर आपने a की वैल्यू फाइंड की है, a इज इक्वल टू -2b, अगर आप इसको दूसरी इक्वेशन में लिखते हैं तो आपके पास आएगा कि -2b प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर b की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर b की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है, b की कोई भी आप वैल्यू लिख लें, 1 2 3 कोई भी वैल्यू लिख लें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये चीज ये शो नहीं कर रही, ये चीज ये शो नहीं कर रही कि हमारे पास b को लाजमी तौर पर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो इक्वेशंस जब आपके पास सेम आ जाती हैं, आप यहाँ से एक एक अननोन की वैल्यू फाइंड करें, दूसरी में लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास -2b प्लस 2b इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से b की वैल्यू 0 हो भी सकती है और b की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती, तो ये चीज ये शो नहीं करती कि b जो है वो लाजमी तौर पर 0 के बराबर होगा। ठीक है, दिस शोज दैट 1 is satisfied for a is equal to -2b even if
b is not equals to 0. So the set is linearly dependent in R square. ठीक है, समझ लगी ये बात? मैम ये लास्ट से थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट। यहाँ से repeat कर लेते ये हैं। जो जी a की वैल्यू हमारे पास -2b आई, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, a + 2b = 0। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, a + 2b = 0, दोनों इक्वेशन सेम है। जब दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम हो जाएंगी तो आप देखें कि आपने एक की वैल्यू फाइंड की, एक किसके बराबर होगा, -2b के, ठीक है, ए हमारे पास -2b के बराबर है। हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन में से एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको दूसरी के अंदर पुट कर देते हैं। तो हम अगर ये वन इक्वेशन में से एक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना होगा, इसको टू इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा, ठीक है। एक की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2b और ये हो जाएगा +2b = 0, ठीक है। अब b की कोई भी वैल्यू हो, आप जानते हैं माइनस और प्लस साइन के साथ b की आप कोई भी वैल्यू लिखें, यहाँ पर अगर मैं b को 0 पुट करती हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, -2 × 0, ठीक है। b की वैल्यू अगर 0 है, प्लस यस 0 तो भी मेरे पास आंसर क्या आया, 0 के बराबर आया। लेकिन अगर 0 के अलावा मैं कोई और वैल्यू पुट कर देती हूँ, जैसे कि मैं b को 1 वैल्यू देती हूँ, b -2 × 1 +2 × 1, ठीक है, तो भी मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो भी मेरे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या जरूरी था, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जरूरी था कि b की वैल्यू बस मेरे पास 0 आनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त b की मेरे पास इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आ रही हैं, कोई भी मैं वैल्यू यहाँ पे b की पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि b का यहाँ पर, इस केस में b का यहाँ पर 0 होना जरूरी नहीं है। b की किसी भी वैल्यू के लिए मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देयरफॉर ठीक set is linearly dependent in R square, ठीक है। ठीक है मैम जी। नेक्स्ट चलते हैं। Prove that every subset of linearly independent set is itself linearly independent. Prove that every subset of linearly independent set is itself a linearly independent set. ठीक है, ये पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस वक्त हमारे पास क्या है, एक सेट हम लेते हैं S, इसका एक हम सबसेट ले लेते हैं A। यही हमने काम करना है कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज इटसेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने S एक सेट लिया, S हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका कोई सा भी सेट लें, कोई सा भी सबसेट लें, A इसका एक सबसेट ले लेते हैं, उसको भी हमने प्रूव कराना है कि वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। ये बात बहुत मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास एक बड़ा सेट है, ठीक है, एस जैसे कि हमने सुपर सेट लिया हुआ है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि हम लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। अगर एक बड़े सेट में हम वेक्टर्स हमारे पास जैसे कि आर वेक्टर अगर हम ले लेते हैं, एस के आर वेक्टर ले लेते हैं, तो वो आर के आर वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर उनमें से कुछ वेक्टर हम कम भी कर देंगे तो भी क्या कंडीशन होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। वेक्टर्स को कम करने से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता अगर ऐसा हो कि वेक्टर्स को हम बढ़ा दें तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। Let S be linearly independent set of M vectors। हमने S एक सेट लिया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी है कि S हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ऑफ M vectors। Let P be a subset of S of P vectors, ठीक है। Let A be a subset of S of P vectors where क्या कंडीशन होनी चाहिए, P को लेस होना चाहिए M से, क्योंकि A हम सबसेट ले रहे हैं, A में वेक्टर्स की तादाद S में वेक्टर्स की तादाद के कम होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ऑफ M वेक्टर्स।
P हमारे पास सबसेट है S का, सॉरी A हमारे पास सबसेट है S का, और A में हमने वेक्टर्स की तादाद P ले लिया है, लाजमी तौर पर P को M से लेस होना चाहिए। ठीक है, इधर आप लिख लें V1 V2 अप टिल VP। इन्होंने यहाँ पर साथ में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, वो चीज़ हटाते हैं, मैंने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। कुछ ए लिखा हुआ था कि पता नहीं क्या, यहाँ पे बहरहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, V1 V2 अप टिल VP। अब हमने क्या करना है, हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी है, क्योंकि ए को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है, इसलिए जो ए के वेक्टर्स हैं उनकी लीनियरली कॉम्बिनेशन लिखी, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस सो ऑन अप टिल KP VP इक्वल्स टू 0। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, हम यहाँ m तक लेकर जा सकते हैं। कैसे लेकर जाएंगे, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस सो ऑन KP VP हमने लिखा। अगर हम इसे m तक लेकर जाना चाहें तो हमें क्या लिखना होगा, इससे जो अगले वेक्टर हैं p से आगे चलेंगे तो वो आएगा p और p प्लस 1 लिख लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब कांस्टेंट कोई नहीं है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट कौन सा डालना पड़ेगा, 0। 0 के साथ हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जितने भी p से ज्यादा हम वेक्टर लिखेंगे, p तक तो हमने kp तक लिख लिया, लेकिन p से जब हम ज्यादा जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 के साथ इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने लिखा 0 v p प्लस 1 प्लस ऑन, कहाँ तक हमने जाना है, m तक, तो हमने लिखा 0 v m। यहाँ पर a लिखा हुआ है साथ में, ये a बेशक आप ना लिखें, v m इक्वल्स टू 0। अब ये जो पहली वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये किस वेक्टर, ये कौन से वेक्टर्स की है, a के वेक्टर्स की, और इसी से आगे हम आगे गए हैं, सबसेट। ये किसकी है, ये S के वेक्टर्स की है। हमें एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, कि जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है कि S के जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ये p प्लस 1 से तो आगे हमने लिखे ही 0 है, लेकिन S की कंडीशन के मुताबिक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये जितने भी k हैं, K1 K2 अप टिल KP, KP किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। दिस शोज दैट A इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक बड़ा सेट राइट मैम। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई सा भी सबसेट वो भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। टॉपिक आसान है ये, लेकिन इसमें आपने क्या है, प्रैक्टिस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना अच्छी तरह से है। यस मैम, बेश- टॉपिक आसान है लेकिन वैसे मुश्किल है। वैसे में बेशक। मुश्किल है, लिखना मुश्किल है। ठीक है, इफ s इज इक्वल टू, कभी क्या होता है कि टॉपिक मुश्किल आ जाता है, हमसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होती, कभी टॉपिक इतना आसान आ जाता है कि उसको लिखना मुश्किल हो जाता है। if यस s is मैम। equal to v1 v2 up till vk is a linearly independent set। ठीक है, s पर कंडीशन है, s linearly independent है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपने फौरन इस बात को याद कर लेना है कि जितने भी कांस्टेंट है वो सारे 0 होंगे। एंड इफ v डज नॉट बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ s, v हमारे पास एक वेक्टर है जो इधर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ये v1 v2 vk तक है। अब ये किसी नए वेक्टर की बात हो रही है, v वेक्टर है, v जो है वो स्पैनिंग सेट ऑफ s में मौजूद नहीं है। देन शो दैट v1 v2 vk, और अब हमने क्या किया, एक वेक्टर इसके अंदर बढ़ा दिया, इज ऑल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, ये बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात क्या थी, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन थी कि S हमारे पास सुपर सेट है, उसका कोई सा सबसेट लिया, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब क्या है, अब हमारे पास S एक सेट है, उसमें हमने एक वेक्टर को बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर कम किए थे, यहाँ पर हमने एक वेक्टर बढ़ा दिया है, लेकिन जो वेक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो स्पैनिंग सेट ऑफ S में मौजूद ना हो, तो फिर क्या होता है कि S हमारा ये जो नया मैम सेट ये है, स्पैनिंग सेट क्या है? चलो पिछला सारा टॉपिक स्पैनिंग सेट का नहीं पढ़ा, आए थे क्लास में, ये बताओ पहले। नो मैम, वो इंटरनेट का इशू हो रहा था जरा। जुम्मे के बाद आना। जो तो भैया अब स्पैनिंग जुम्मे के बाद ही आया होगा वो, कल जो जुम्मा था ना। स्पैनिंग सेट है वो ये जो सेट S है ना, इसके जो वेक्टर्स है उन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन है।
लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं कि आपके पास जितने हमारे ये वेक्टर हैं, के वेक्टर हैं, इन सारों के साथ कांस्टेंट डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर k1 v1 प्लस लिखेंगे, k2 v2 प्लस लिखेंगे, सो ऑन क्या लिखेंगे, के वी के। और के और वी के। ठीक है, ये अगर किसी वेक्टर के बराबर आ जाए, इस वक्त हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। जो इससे पहले हमने काम किया था उसमें हम यहाँ पर एक और वेक्टर डाल देते थे। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें तो ऐसा जो वेक्टर है वो कहाँ चला जाता है, स्पैनिंग सेट ऑफ एस में चला जाता है। समझ आ रही है? थैंक यू मैम। चलिए देख लीजिएगा इसको पूरा, इसके ऊपर पूरा एक हमने 2 दिन लगा के स्पैनिंग सेट किया है। मैम 1 दिन लगाया, 2 दिन कब लगाए हैं? 2 दिन लगाए हैं, 2 दिन लगाए हैं, जुमेरात से मैम ये वो 4.2 पूरा दिन अब लगा लेंगे। जुमेरात को हमने शुरू किया और जुम्मे को हमने खत्म किया। मैम ये वो 4.2 वाले हैं? हाँ जी, 4.2 जी वो तो मैंने किए थे मैम, वो पता नहीं था कि स्पैनिंग सेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सॉल्व कर लिए, ये नहीं पता ये टॉपिक कौन सा है। यस मैम, बस सॉल्व किए थे। बस फिर मैम ऐसे नमूने मीनू से ऐसे लेजेंड भी आपको पहली दफा मिले होंगे। टॉपिक का नाम नहीं पता लेकिन सॉल्व कर लिया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये थ्योरम कर रहे थे कि एस हमारे पास एक सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। एक हमने नया वेक्टर लिया जो स्पैनिंग सेट ऑफ एस में मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इस v को हम s के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, v डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ s का मतलब है कि v कैन नॉट बी रिटर्न इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s। ठीक है, देन शो डेट जब हमने एक बड़ा सेट बनाया जिसमें v को शामिल कर लिया है, बाकी सारे वेक्टर्स s के हैं, लेकिन एक एलिमेंट हमारे पास, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है v का, इज आल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा जी, सपोज डेट s इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन अ वेक्टर स्पेस v and let v belongs to v but v does not belongs to the spanning set of s। यहाँ पर हमने अभी थ्योरम की कंडीशंस ही लिखी हैं। Since v1 v2 up till vk are linearly independent, therefore क्या होगा यहाँ पर k1 v1 इन्होंने t1 ले लिया, t1 v1 plus t2 v2 plus so on up till tk vk equals to 0 हमने पुट किया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है जितने भी कांस्टेंट है वो सारे किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। यहाँ तक अभी हमने कोई खास काम नहीं किया। एस हमने एक सेट लिया, ये हमें गिवन था, हमने क्या किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर हमने एक कंडीशन लिखी, इक्वेशन को 0 के बराबर लिखा। इसका मतलब है कि सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे 0 के बराबर होंगे। आगे चलते हैं, हमने क्या कंडीशन लिखी हुई है कि v वेक्टर तो है, वेक्टर स्पेस v से बिलोंग कर रहा है, लेकिन v जो है वो स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट वी शो दैट v1 v2 vk अप टिल v, अब जो ये नया सेट है जिसके अंदर v को हमने शामिल किया है, इज ऑल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमने ये प्रूफ कराना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसके लिए कंट्राडिक्शन का मेथड हम यूज करेंगे। इफ दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट देन, ठीक है, हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कराना है। हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, t1 v1 प्लस t2 v2 प्लस सो ऑन हमने लिखा tk vk प्लस, अब हमें एक और एलिमेंट लिखना होगा क्योंकि v को हमने शामिल करना है, हम लिखेंगे tk प्लस 1 v इक्वल्स टू 0। हम कह रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। होल्ड्स फॉर tk प्लस 1 नॉन जीरो। यहाँ तक तो t1 t2 अप टिल tk ये हमने कहा कि ये सारे 0 के बराबर हैं क्योंकि ये जो सेट s है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हम जो अगला सेट लिख रहे हैं जिसमें हमने v को शामिल किया है, हम कह रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐसा बचा है जिसके बारे में हम अपना कोई राय दे सकते हैं। यहाँ k तक तो हमारे पास सारे 0 हैं,
लेकिन हम कहते हैं कि tk+1 ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, चूंकि सेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट लिख रहे हैं इस वक्त। So we can divide 3 by tk+1। हम 3 इक्वेशन को, चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है, अगर एलिमेंट 0 के बराबर हो तो आप उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास ये tk+1 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को tk+1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। हमने पूरी इक्वेशन को tk+1 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, v के साथ, चूंकि tk+1 ही था, tk+1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ v किसके बराबर है, इस v को यहाँ पर रहने दें, बाकी तमाम जो टर्म्स है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ v कैन बी रिटर्न, v को हमने लिख लिया लीनियर कम्बिनेशन में, किन वेक्टर्स की, वेक्टर s की, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि v इज रिटर्न इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ s। ये लीनियर कम्बिनेशन है, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट आ रहे हैं t1 tk+1 ये एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पर लीनियर कम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि v1 के साथ एक कांस्टेंट आए, इसी तरह से v2 के साथ एक कांस्टेंट आए, ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। ये वेक्टर कहाँ से लिए हुए हैं, ये वेक्टर s के वेक्टर हैं। ये वेक्टर जो v था, जो नया वेक्टर था, इसको हमने वेक्टर s की लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिख दिया है, ठीक है। जबकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वेक्टर v स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करता। स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करता, इसका क्या मतलब था कि वेक्टर v कैन नॉट बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आई। दिस शोज दैट we can write v as a linear combination of vectors in S, which is a contradiction because हमारी assumption क्या थी कि v does not belongs to the spanning set of S. Consequently, the set v1, v2, vk up till v is also a linearly independent set, ठीक है। मैम ठीक ही होगा। कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा? मैम ऊपर से गुजर गया है, कुछ भी समझ नहीं आई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। मैम इन क्वेश्चन को फिर रट्टा ही मारना होता है हमने? नहीं, रट्टा क्यों मारना है, एस हमारे पास एक दफा फिर देख लें, क्योंकि मैम समझ तो इसकी आई कोई नहीं है। अगला काम जो है वो इसी से आगे चलना है, इसलिए इसको जरा अच्छी तरह से देख लें। एस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। एस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो जितने हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे 0 हैं, ठीक है। एस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हम इसमें एक वेक्टर का इजाफा करना चाहते हैं, इस वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर v लिखना चाहते हैं, ठीक है। v वेक्टर, सिर्फ एक वेक्टर का हम इजाफा कर रहे हैं, लेकिन ये जो v है इसके ऊपर कंडीशन है। इसके ऊपर क्या कंडीशन है कि v को स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर v स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं कर रहा तो इस बात का मतलब क्या है कि v कैन नॉट बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है। v को हम इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे हम पिछला काम करके आए हैं कि v कैन नॉट बी रिटन, v को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते कि v हम लिखें, यहाँ पर v को हम बराबर करें किसके, यहाँ पर हमारे पास आए k1 v1, ठीक है, k1 v1 लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं वेक्टर्स ऑफ s की, प्लस k2 v2, ठीक है, प्लस k2 v2, और हमने कहाँ तक जाना है, प्लस ऑन अप टिल कहाँ तक, के आर वी आर। अगर v स्पैनिंग सेट ऑफ एस से बिलोंग नहीं करता तो हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। v कैन नॉट बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s, ये चीज ये बता रही है। अगर v स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करता तो जो सेट से हमने एक वेक्टर और ज्यादा बढ़ा दिया है इज ऑल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये चीज हमने प्रूव करानी है। हमने कहा कि S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है,
ठीक है। देयरफॉर एस हमने लिखा, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी, T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस सो ऑन अप टिल कहाँ तक चले गए, टी के वी के, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये जो सारे कांस्टेंट हैं वो किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। यहाँ तक तो हमने सिर्फ एस की कंडीशन को लेकर चले हैं। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि ये जो अगला सेट है जिसमें एक वी का इजाफा है, ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। किस तरह से शो करेंगे, हम इसे कंट्राडिक्शन के साथ, जो हमारा मेथड है कि कंट्राडिक्शन के साथ हम कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये सेट जो हम लिख रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने ये असम्पशन ली कि जो नया सेट है जिसमें वी भी शामिल है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा जरूर होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम लिखेंगे तो कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इक्वेशन 2 के मुताबिक क्या है कि टी के यहाँ तक हमारे पास ये सारे कांस्टेंट 0 हैं। अब जो हम v का कांस्टेंट लिख रहे हैं वो कौन सा है, टी के प्लस 1। इस कांस्टेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। बाकी पर तो कंडीशन लगी हुई है क्योंकि s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए k तक जो हमारे पास कांस्टेंट है वो सारे किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। लेकिन t के प्लस 1 एक कांस्टेंट हमने नया लिया है, इस कांस्टेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जब ये 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जो आपने यहाँ पर लिखी है इक्वेशन नंबर 3, इसको हम t के प्लस 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं है तो आप उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। हम पूरी इक्वेशन नंबर 3 को t के प्लस 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो v किसके बराबर हो गया, v बराबर हो गया माइनस T1 टी के प्लस 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर टी के और टी के प्लस 1 आ गया। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये कौन से हैं, v1 है, v2 है, अब टिल का कौन सा है, vk। ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई, किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई, ऑफ वेक्टर्स ऑफ s। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि v इज रिटन, v को हमने लिखा है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s। v को जब हमने वेक्टर ऑफ s की लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख लिया तो इसका क्या मतलब है कि v कहाँ चला जाएगा, v स्पैनिंग सेट ऑफ s में चला जाएगा। ठीक है, जब ये स्पैनिंग सेट ऑफ s में चला गया तो हमने जो यहाँ पर थ्योरम में लिखा हुआ है कि v डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ s, यहाँ पर हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आई। ठीक है, v स्पैनिंग सेट ऑफ s में चला गया लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि v स्पैनिंग सेट ऑफ s से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारी जो ये अजम्पशन थी कि ये जो नया सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रॉन्ग है, बल्कि सेट को क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, अब तो कुछ पल्ले फैंटास्टिक। यस मैम। अब कुछ पल्ले पड़ गया यस होगा, मैम, ऐसी बात नहीं है। यस मैम, अब पढ़ ठीक गए। है, तुम लोग तंग यस बेशक मैम, इसलिए कुछ थोड़ा सा। तंग यस मैम, इसलिए करते हैं कि बेशक। थोड़ा टाइम जो है वो निकल जाए, तो आज थोड़े ही पढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, आपने बताना है कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। हमारे पास v था, v1 v2 v3 हमें गिवन है, 0 के बराबर पुट करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इनको ऐड करना है, 3 इक्वेशंस हमारे पास आई। a प्लस 5b 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, अभी तक जितना हमने पहले काम किया था 4.2 के अंदर, वहां पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ रहा था, अब यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के बारे में भी हमने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, बल्कि सब कुछ ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस मैम, पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास, जब भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट का काम करेंगे आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू 0 के बराबर पुट करते हैं। इज अ होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, हमने बताना है कि क्या सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है,
हमने इसको सिर्फ ये बताना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में बताना है। अब देखें, एक बात रिकॉल कर लें। रिकॉल क्या करना है कि जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक, तो अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट हम बनाएं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आए, तो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन यस मैम। ट्रिवियल, ये हमने थ्योरम पढ़ लिया हुआ है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, बताओ जरा आप। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? आप कहेंगे हमने काम तो सारा किया हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि काम किया क्या था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, ये शोर पता नहीं किस बात का हो रहा है। अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर है, तो फिर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है कि जितने हमारे पास कांस्टेंट है वो सारे के सारे 0 हों, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होगा कि कम से कम एक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू नॉन जीरो। ये बात याद रख लें कि ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है, ए बी सी, आपने जितने भी कांस्टेंट लिखे हैं वो सारे के सारे 0 हों। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक कांस्टेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में भी यही फर्क है। अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आई? 0 के बराबर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम अगर आपके पास आ जाए तो आपने ये देखना हो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो ये बात याद करें कि नॉन ट्रिवियल, अगर हम आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, ये बात याद करने वाली है कि अगर आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन ट्रिवियल आएगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ से ये सवाल, ये चीज याद रखने वाली है। नेक्स्ट है, इफ V2 V3 आपको गिवन है, आपने क्या बताना है? लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट आपने बताना है। अगर ऐसा है, अगेन यहाँ पर एक स्टूडेंट का काफी प्रॉब्लम आ रहा था जब थर्ड चैप्टर कर रहा था, बार बार उसके मैसेज आ रहे थे कि मिस ये बता दें कि कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करना है ऐसे सवालों को जो होमोजीनियस है, ठीक है। अगर इधर देखें, आपको जो एग्जांपल है इसके अंदर सिर्फ ये बताना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट क्या डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड किया, हमने बता दिया कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे, वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर हमने उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ए बी सी की यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड नहीं की, इसमें से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर है जो नॉन जीरो है, ठीक है, ये हमने अभी बता दिया। लेकिन हमने इनकी वैल्यू को फाइंड नहीं किया। जब हमने वैल्यू को फाइंड करना हो, ठीक है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना हो, बेशक हमारे पास सिस्टम होमोजीनियस का हो, तो भी हमें क्या काम करना पड़ता है? हमें उसे रिड्यूस करना होता है टू एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम होमोजीनियस है, आपने कांस्टेंट्स की, आपके पास ये पता चल जाता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यूज अगर आपने फाइंड करनी है तो क्या करना होगा? सिस्टम को रिड्यूस करना होगा टू एचेलॉन फॉर्म। इसका मतलब है जब भी कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी हो, चाहे सिस्टम होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, आपके पास एक मेथड है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अगर वैसे नहीं होता तो फिर आपने क्या करना होगा? सिस्टम को इसमें
एचेलॉन फॉर्म के अंदर या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। बेशक। बेशक